घेर के चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर मारे। तो हमें लग नहीं रहा था कि आज हम जिंदा जाएंगे। ठीक। अरे विजन भैया, एक ज़मीन पे कब्ज़ा और अतिक्रमण ये कितना हिंसक हो सकता है, ये 8 फरवरी 2024 को देश ने देखा, जब इस हल्द्वानी के बनभूलपुरा में, जो पीछे पड़ता है मेरे, वहाँ पे हिंसा हुई। पुलिस की, नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई, उसको कवर करने मीडिया कर्मी पहुँचे, उन पे पत्थर फेंके गए, उन पे बोतलें फेंकी गईं। कुछ खबरें कहती हैं कि उन पे चाकू भी फेंके गए, देसी कट्टों से फायरिंग भी हुई, पेट्रोल बॉम्ब भी, मोलोटोव कॉकटेल्स ये भी फेंके गए। फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज भी किया। इन सब में जो हुआ, उसमें से 200 से 300 लोग घायल हुए और 5 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग अभी गंभीर स्थिति में हैं। इस पूरी घटना की पड़ताल हम इस फाइनल रिपोर्ट में करने वाले हैं, जहां पे हम जानेंगे कि नज़ूल की ज़मीन का विवाद क्या है, क्या सरकारी शब्दावली में और सरकारी नियमावली में कुछ गड़बड़ियां थीं, और क्या इस पूरे मैटर को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस फाइनल रिपोर्ट में। 8 फरवरी 2024 उत्तराखंड के नैनीताल जनपद का नगर हल्द्वानी। यहाँ के बनभूलपुरा लोकेलिटी में शाम 3 बजे के आसपास नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस का जत्था और कुछ पत्रकार पहुंचे। सबके पास एक जानकारी थी कि आज बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाया जाना है। इसके बाद जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आने लगीं वो भयावह थीं। इन दृश्यों में कुछ चीजें बार बार रिपीट होती रहीं। पत्थर चलाती और पुलिस थानों में घुसकर आगजनी करती स्थानीय जनता, जिसमें एक बड़ा हिस्सा वहां रह रहे मुस्लिम समुदाय का है। इस पूरी हिंसा से बचकर भागते हुए लोग और घातक रूप से घायल होते पुलिसकर्मी, नगर निगम कर्मचारी और मीडिया कर्मी। इस घटना के फौरन बाद नैनीताल प्रशासन ने पूरे हल्द्वानी नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किए, दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। फिर इस घटना में घायल लोगों की तस्वीर सामने आने लगी। उन्होंने बताया कि उन्हें बेतहाशा मारा गया था। सीपी ने काम शुरू करा, पथराव शुरू हो गया। उसके बाद तो कहाँ से पत्थर आए पता ही नहीं चला। कभी सर में लग रही है, कभी इधर लग रही है। इतना पहनने के बाद भी बॉडी प्रोटेक्टर था, हेलमेट था, तब तो थोड़ा बहुत बच गए। फिर भी वो तो फट गया था छीना झपटी में। बॉडी वो तो कहीं गिर गया, पता ही नहीं चला उसका तो। और उसके बाद एक ईंट यहाँ लगी। फिर हम टेम्पो के अंदर घुस गए तो टेम्पो पूरा हिला के पलटा दिया उन्होंने। आग लगा दी, बीच बीच में बोतलें मारी गई। कहाँ से बोतलें, उनके घरों के अंदर से, खिड़कियों से, छत से। मतलब ऐसी इधर रास्ते जा रहे तो यहाँ से आ जा रहे हैं, इधर रास्ते, मतलब चारों तरफ से हमें घेर दिया उन लोगों ने। कांच की बोतलें फेंक रहे थे। कांच की बोतलें आग लगा रहे थे, बाइकों में, स्कूटियों में, सारे मतलब उन्होंने पलट दिए थे। करंट तक छोड़ दिया था उन्होंने। भीड़ ने पत्थरों से घेर के चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर मारे। हेलमेट पहना था मैंने, हेलमेट उतार करके फिर सर में पत्थर मारे। आपने हेलमेट पहना हुआ था? हाँ, हेलमेट उतारा उन्होंने, उसके बाद फिर सर में नीचे लिटा के पत्थर ही पत्थर मारे। लात घुसे सब जैसे हो सके वैसे मारा उन्होंने। जो हाथ में उससे मारा, लकड़ी की फट्टे, डंडे, तलवार, सरिया, जो आए हाथ में उससे पहन लेते वो। इस घटना में देश की जनता का एक और हिस्सा घायल हुआ, वो था नगर निगम के कर्मचारियों का। वो बस आदेशों का पालन करते हुए जेसीबी यानी बुलडोजर और सफाई करने के वाहनों को लेकर बनभूलपुरा गए थे, और जब वो वहां से बच के लौटे तो किस हाल में थे वो जानिए। सर जी हाँ, जैसे मदरसा हम तोड़ने गए तो जब जेसीबी चलना शुरू हुई थी तो उन लोगों ने वहीं से पथराव शुरू कर दिया था। पहले तो महिलाएं आए आगे, महिलाओं ने पथराव किया, फिर महिलाओं को कंट्रोल किया तो बच्चे आ गए, फिर बच्चों को कंट्रोल किया तो फिर बड़े निकल के आ गए। फिर धीरे धीरे जो था भीड़ बढ़ती चली गई वहाँ पे, और उसमें हमारी नगर निगम की ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 योद्धा और 2 छोटे हाथी, और क्या बोलते हैं, एक एम्बुलेंस, काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ है वहाँ पर सर। अच्छा। सबको जला दिया गया है, सब चीज़ जला दी गई।
क्योंकि मैं शीशा चढ़ा के बैठा था, तो एक लड़का आया, उसने सीधे ऐसे पत्थर मारा, शीशा फूटा। इधर तो उतरने की जगह थी नहीं, तो मैं हेल्पर साइड से उतर के भाग रहा था, तो मैं गिरा, तो मेरा फ़ोन भी वहीं पे गिर गया। और जब मैं गिरा तो उन्होंने मेरी कमर पे बहुत ईंटें मारी मेरे। फिर मैं उठ के फिर भागा हिम्मत करके, जैसे तैसे मैं गांधीनगर। कमर पे ईंटें मारे? हाँ सर, पूरी कमर जख्मी पड़ी है मेरी। उस टाइम पे हमारी मशीनों पर करंट छोड़ा गया, पत्थरबारी करी गई, जाने से लेके आने तक पत्थर बरसते रहे कम से कम 2.5 घंटे। अच्छा। फिर आने के दौरान सब गाड़ियों में आग लगा दी गई। फिर हम वहाँ से अपनी गाड़ियाँ छोड़ के भाग के हमने अपनी जान बचाई। अगर हम अपनी गाड़ियाँ नहीं छोड़ते तो वहीं मारे जाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 250 से ज्यादा लोग घायल हुए, लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर हालत में प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। प्रदेश सरकार ने इस पूरी घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। खबरें बताती हैं कि हल्द्वानी प्रशासन ने इस घटना में 5000 अज्ञात और 18 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। बनभूलपुरा उसके आसपास के इलाकों को छोड़कर हल्द्वानी के दूसरे इलाकों में कर्फ्यू में ढील दे दी गई और नेताओं और अधिकारियों के बयान भी सामने आए। प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभूलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहां पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। तरीके का अननेसेसरी फोर्स पुलिस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है, उसका सीधा सा रीजन मौत के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। इसके अलावा दंगे के आरोपियों पे कुछ और भी इल्जाम लगाए गए, जैसे कार्रवाई करने पहुंचे नगर निगम के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया, पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, कुछ लोगों के प्राइवेट पार्ट में कांच की बोतल इंसर्ट करने की भी कोशिश हुई। इन इल्जामों को ध्यान में रखकर और घटना के अगले दिन हिंसा के प्रमाण बटोरने की कोशिश हुई। घायलों के इलाज के साथ साथ घटना स्थल की सफाई भी शुरू हुई और साथ में शुरू हुई मामले की तफ्तीश। हल्द्वानी में हुई पूरी हिंसा नजूल की जमीन पर कब्जे के विवाद के बाद से शुरू हुई। नजूल यानी वो गैर कृषि जमीन जिसका मालिकाना राज्य सरकार के पास होता है। इस जमीन का उपयोग सरकार लोक निर्माण के कार्यक्रमों जैसे सड़क, पार्क, सरकारी दफ्तरों आदि के काम के लिए कर सकती है। सरकार इस जमीन को आम नागरिकों को तय समय के लिए लीज पर भी दे सकती है। इस लीज की अवधि अमूमन 10 से 99 साल तक की होती है। लीज की एक शर्त होती है कि लीज के दौरान नागरिक उस पर कोई कब्जा न करें, न बेचें, न खरीदें और न ही उस भूमि का दुरुपयोग करें। नजूल की भूमि पर कब्जा एक गैर कानूनी काम है। खबरों के मुताबिक हल्द्वानी की लगभग 70% जमीन नजूल के अंडर आती है। और उत्तराखंड में नजूल को लेकर क्या स्थिति है? उत्तराखंड में जो नजूल की ज़मीन है उसको लेकर कोई जानकारों ने हमसे कुछ शेयर किया। कहना है कि इस नजूल की ज़मीन बहुत सारे हिस्से का, बहुत बड़े हिस्से का वो अतिक्रमण के तहत चली गई है, उसका दुरुपयोग होता आया है और आम जनता ही ये कर रही है। वो उस पर घर, मकान, दुकान इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं और चूँकि सरकारी ज़मीन है और ऐसे रिहायशी संपत्तियां बन गई तो उनको लगता है कि ये हट नहीं सकेगा। लेकिन इसमें एक और लेयर है। वो लेयर इस बात की है कि इस पे कई समुदायों के लोग और लगभग हर यहाँ पे रहने वाले हर समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं और वो यहाँ पर धार्मिक और मजहबी किस्म के निर्माण करते हैं। उनको भी ये लगता है कि चूंकि ज़मीन पे कोई धार्मिक किस्म का निर्माण हो गया है इसलिए उस जगह को खाली नहीं कराया जा सकेगा। वापस आते हैं बनभूलपुरा पे। यहाँ पे लगभग 6 बीघे के भूभाग को कहते हैं मलिक का बगीचा। ये ज़मीन नजूल की है और इस ज़मीन की लीज अपने पास होने का दावा करने वाले अब्दुल मलिक इस ज़मीन पर एक मदरसे और नमाज घर के केयरटेकर भी हैं। इन्हीं निर्माणों को गिराने नगर निगम की टीम बनभूलपुरा पहुंची थी। मुझे लगता है कि जो लोग सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के काम में लगे हैं, संगठित तरीके से उसको बेचने के काम में लगे हुए हैं, उन लोगों ने संगठित तरीके से भीड़ को उकसाया है।
लोगों को उकसाया है, विभिन्न कारणों से उकसाया है और यही इसी का परिणाम रहा है कि एकाएक लोग पैनिक हुए हैं और उन्होंने सरकारी मशीनरी पर हमला किया है। लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक झटके में नहीं की गई थी, इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ था। जैसे 30 जनवरी 2024 को नगर निगम ने मदरसे और नमाज घर पर एक नोटिस चिपकाई। नोटिस में कहा गया कि केयरटेकर अब्दुल मलिक 1 फरवरी तक ज़मीन को खाली कर दें और निर्माण को ध्वस्त कर दें, अन्यथा ये कार्रवाई प्रशासन को खुद करनी होगी। इस नोटिस के पीछे 2 वजहें बताई गईं। पहली, साल 2023 में उत्तराखंड हाई कोर्ट से आया एक फैसला और दूसरी, राज्य सरकार द्वारा साल 2018 में जारी किया गया एक फरमान। इन दोनों ही आदेशों का मतलब एक था कि नज़ूल पर जारी अतिक्रमण को हटाना है। नगर निगम द्वारा 30 जनवरी को चिपकाए गए आदेश की नाफरमानी हुई। अभी मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह उत्तराखंड सरकार का आदेश है 2018 का, जिसमें भी स्पष्ट किया गया है। इसके आप पॉइंट नंबर 11 और 12 की आप फोटो ले लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। यह भी एक आर्डर है जिसका भी अनुपालन किया जाना है। इसके अलावा अभी राज्य सरकार के लगातार आदेश आ रहे हैं कि राज्य की संपत्तियों को अपने कब्जे में लीजिए, संरक्षित करिए, पोर्टल पे अपलोड करिए, उसका तारबाड़ कराइए। तो हम उन सभी आदेशों का पालन कर रहे हैं जो हमें राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। अब हम जो कब्जे प्राप्त करते हैं तत्काल तारबाड़ कराते हैं, बाउंड्री वाल कराते हैं, संरक्षित करने का काम करते हैं और इन ज़मीनों पर उसी तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके बाद 4 फरवरी को नगर निगम की एक टीम अतिक्रमण हटाने बनभूलपुरा पहुंची। भारी संख्या में महिलाएं विरोध करने सामने आ गईं। विरोध देखते हुए अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका, लेकिन उस जगह को सील कर दिया गया। 5 फरवरी नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय अतिक्रमण वाली जगह पहुंचे। स्थानीय लोगों को आगाह किया कि नगर निगम 8 फरवरी के दिन अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। 8 फरवरी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। शुरुआती प्रतिरोध के बाद हिंसा शुरू हो गई। हिंसा हुई तो स्थानीय लोगों पर इल्जाम लगे कि उन्होंने अपने घरों की छतों पर भी पत्थर रखे हुए थे। नगर प्रशासन पर इल्जाम लगे कि वो इसे भांप नहीं सके, लिहाजा जान माल का भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के पैरेलल एक और कहानी चल रही थी। वो थी उत्तराखंड के हाई कोर्ट में। दरअसल 30 जनवरी को लगाई गई नोटिस के बाद मलिक के बगीचे के केयरटेकर अब्दुल मलिक ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। हमने इस याचिका के कंटेंट्स को एक्सेस किया। कुछ जानकारी सामने आई, जैसे साल 1937 में नज़ूल की ये ज़मीन तत्कालीन ब्रिटिश राज ने मोहम्मद यासीन को लीज पर दी थी। बाद में यासीन ने यह ज़मीन अख्तरी बेगम और नबी रज़ा खान को बेच दी। साल 1994 में अख्तरी बेगम ने यह ज़मीन अब्दुल हमीद खान को तोहफे में दे दी। साल 2002 में इसी ज़मीन पर मदरसे और नमाज घर का निर्माण कराया गया। साल 2006 में अब्दुल हमीद खान ने नैनीताल प्रशासन के पास अर्जी लगाई कि नज़ूल की ज़मीन को फ्री होल्ड कर दिया जाए। ऐसा करने से ज़मीन लीज पर नहीं रहती और प्रशासन एक उचित कार्रवाई और राशि जमा करवाने के बाद उसका मालिकाना अब्दुल हमीद को सौंप देता। साल 2007 तक इस फ्री होल्ड की याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब्दुल हमीद ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिए कि वो इस मसले पर कानून सम्मत कार्रवाई करे। इस मसले पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और साल 2013 में अब्दुल हमीद और साल 2018 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। उनके इंतकाल के बाद अब्दुल हमीद के बेटे अब्दुल मलिक ने इस ज़मीन पर मौजूद मदरसे और नमाज घर के केयरटेकर की तरह काम करना शुरू कर दिया और तब से लेकर अब तक जिला प्रशासन के पास अब्दुल मलिक के परिवार की फ्री होल्ड याचिका पेंडिंग रही। स्क्रॉल में छपी खबरों के मुताबिक 30 जनवरी 2024 को जब नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की नोटिस चिपकाई तो अगले दिन यानी 31 जनवरी 2024 को अब्दुल मलिक ने जिलाधिकारी के यहाँ अर्जी लगाई कि जो साल 2007 की फ्री होल्ड की याचिका है उस पर फैसला सुनाए बगैर कार्रवाई न करें। याचिका के मुताबिक इस अर्जी की एक कॉपी नगर निगम को भी भेजी गई थी। इल्ज़ाम लगे कि ये सब जानते हुए भी नगर निगम ने नोटिस चिपकाई और नोटिस में कार्रवाई न करने के कारण नहीं पूछे, अलबत्ता सीधे ध्वस्तीकरण की धमकी दी। निगम ने इन इल्ज़ामों पर अपनी सफाई दी। सिंपल कहना है कि मैंने एक नोटिस दिया, नोटिस से आपत्ति, कई प्रकार की आपत्ति उस व्यक्ति को हो सकती है तो उसको जवाब तो देना चाहिए। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब देते, अपना अभिलेख देते, अपना स्वामित्व इस्टेब्लिश तो करते, कुछ तो कहते कि इसको तोड़ा जाए ना तोड़ा जाए, क्यों ना तोड़ा जाए, मेरा स्वामित्व क्या है। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद भी 1 तारीख को तोड़ा जाना था, उसके बाद 8 तारीख को तोड़ा गया है। उसके बाद भी 7 दिन का टाइम था, तब भी आ सकते थे। जब हम 4 तारीख की डेट नियत करते थे तब भी आ सकते थे। मेरा सिंपल से एक बात कहनी है, हमने एक नोटिस दिया, उसका जवाब आना चाहिए। जवाब नहीं आया, उसका अभिलेख आना चाहिए। अभिलेख नहीं आया
तो हमारे पास उसे अवैध न मानने का कोई आधार नहीं है, इसलिए हमने उसको अवैध मानते हुए दूसरी कार्रवाई करी है। इसके अलावा नगर निगम ने एक और इल्ज़ाम लगाया। कहा कि अब्दुल मलिक समेत बनभूलपुरा के कई लोगों ने नज़ुल की ज़मीन को 50-50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बेच दिया। उसके बाद भी भूस्वामित्व भी नहीं है, मानचित्र स्वीकृत भी नहीं है, तब भी 3-3 4-4 मंजिले मकान बन जा रहे हैं। इस प्रकार से स्टाम्प पर खरीद बिक्री की जा रही है। अब ये स्टाम्प आप देखेंगे 14,30,000 रुपये का स्टाम्प है। इसमें लगभग 100 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीद ली जाती है, मकान बना दिए जाते हैं, तो ज़मीन भी नाम में नहीं है। उसी इलाके की है, एकदम मलिक के बगीचे। अब इसमें आप देखें पढ़ेंगे, ये मलिक का बगीचा लिखा ही है कि मलिक के बगीचे में खरीद बिक्री की गई है। मलिक का बगीचा, ये 50 रुपये का स्टाम्प है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये कैसे स्वीकार की जा सकती है? स्टाम्प की चोरी भी हो रही है, भूस्वामित्व तो नहीं है, मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उसके बाद खरीद बिक्री भी हो रही है, मकान भी बन रहे हैं। ये लैंड माफिया इसमें इन्वॉल्व है, निश्चित तौर पर इन्वॉल्व है। खबरें ये भी दावा करती हैं कि 2 फरवरी को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने लेटर लिखा नैनीताल एसएसपी को कि 4 तारीख को डिमोलिशन ड्राइव करना, इसमें सहयोग चाहिए। 4 तारीख को क्या हुआ वो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब याचिका वाली बात पर वापस आते हैं। 6 फरवरी को याचिका लिस्ट हुई, 8 तारीख को पहली सुनवाई हुई। नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन अदालत ने कोई भी स्टे लगाने से इनकार कर दिया। 14 फरवरी अगली तारीख मुकर्रर हुई सुनवाई की, और 8 फरवरी को ही सुनवाई वाले दिन शाम को कार्रवाई हो गई, जिसके बाद भड़की हिंसा। बनभूलपुरा के लोग पुलिस पे टूट पड़े, मीडिया के लोगों को भी नहीं बख्शा गया। नगर निगम पर इल्जाम लगे कि उन्होंने बस मुस्लिम बस्ती में ही कार्रवाई की और किसी इलाके में नहीं, लेकिन इस इल्जाम पर नगर निगम ने तस्वीर साफ की। सबसे पहली कार्रवाई भोलानाथ गार्डन में हुई थी। अच्छा, ये पड़ता है काला ढूंगी रोड पर। सबसे पहली कार्रवाई वहाँ पर हुई थी। उस पर कोई व्यक्ति विशेष हैं, चंद्रा साहब हैं, वो अपना दावा करते हैं, उनके बराबर एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उस पर उत्तर जवाब दिए जा रहे हैं। उसका भी एक पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग हुआ है, उस पर हमने कब्जा ले लिया है। उसका भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उसमें हमने जवाब दाखिल किया है और हमने मौके पर कब्जा लेकर अपना यूज कर रहे हैं। दूसरी ज़मीन नजूल तो नहीं है, लेकिन वो भी राज्य सरकार के स्वामित्व की ज़मीन थी। राज्य सरकार ने हमें आवंटित कर दिया, दूसरों के कब्जों में थी। लगभग 10 एकड़ ज़मीन है, उस पर भी नगर निगम ने कब्जा प्राप्त किया और उस पर भी गौशाला बना रही हैं। उसके बाद ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, तो ये आरोप एकदम गलत है। जहाँ पर भी नजूल ज़मीनें, हमारी पहली प्राथमिकता ये रही कि जहाँ पर बड़े पैमाने पर खाली ज़मीनें हैं और 1-2 संरचनाएँ हैं, उस पर कब्जा प्राप्त किया जाए ताकि वो आसानी से हमारे कब्जे में आ जाए, हमारे उपयोग में आ जाए। और बाकी नजूल नीति के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ हैं, वो नजूल नीति के अंतर्गत सबको अपना दावा करने का अधिकार होता है, उनको करना चाहिए, अपना दावा करने का प्रयास करना चाहिए, फ्री होल्ड कराने का प्रयास करना चाहिए, जो भी उनके लीगल राइट्स हैं उसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास करना चाहिए। और इधर जब हिंसा भड़की तो आदेश मिलते ही पुलिस ने पत्थर चलाती भीड़ पर फायरिंग शुरू की। इस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई। कुछ अभी नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक हैं इसरार, जिनके बेटे से हमने बात की। जब हम गए, जाने के बाद हमने पापा को देखा। पापा हमारे उस टाइम पे बस थोड़ा आगे खड़े पे थे ताकि मतलब अपने जानने वालों को घर मतलब भेज सके। उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, मतलब कि घर चलो, मतलब इतना के बड़े बड़े भाई को भी देख रहे थे, मतलब कि कोई अपना तो नहीं है, कोई मेरा लड़का तो नहीं आ गया इधर कहीं को देख लूँ। फिर इतना कि हम भी अपने पापा को देखने गए, देखा फ़ोन आया पापा का। पापा बोले मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, मैं आ रहा हूँ। बस वो आई, गाड़ी खड़ी करके मोहल्ले की जो गफुरबत्ती की रोड है वहाँ घुस ही रहे थे। घुसते घुसते मैं इस जगह खड़ा हुआ था। मेरे पापा जब आए, अचानक से आते आते साइड से गोली पड़ी, मेरे पापा मेरे सामने गिर। बनभूलपुरा में बाड़ेबंदी है। इस खबर के लिखे जाने तक किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरे इलाके को सील बंद करके रखा गया है। ये बंदी कब तक चलेगी, इसका प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में सीधे लोगों से बात करना लगभग नामुमकिन है। बनभूलपुरा के अधिकांश लोगों ने भी फ़ोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया। कहा कि वो बात करेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। कुछ लोगों ने बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन एक दरख्वास्त रखी कि उनका नाम न जाहिर किया जाए। तो उन्होंने क्या सफाई दी? बिना कारण बताए प्रशासन ने कार्रवाई की, जिस वजह से लोगों के अंदर आक्रोश था। प्रशासन ने पहले बदतमीजी शुरू की, महिलाओं को जलील किया, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हुए। प्रशासन ने कार्रवाई करने के पहले फ्री होल्ड की याचिकाओं पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। हिंसा के अधिकतर आरोप बेबुनियाद हैं। हल्द्वानी में जो हुआ उसका एक दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे पुलिस वाले, सुरक्षाकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी और मीडिया कर्मी घायल हुए। कई लोगों की जानें गईं। क्या इतने लोगों को घायल होने से बचाया नहीं जा सकता था? जितनी मौतें हुई, क्या उन मौतों को नहीं बचाया जा सकता था? क्या इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ? क्या प्रशासन से कोई चूक हुई?
क्या इस पूरी घटना को और इस पूरे काम को अंजाम देने में कोई चूक हुई, कोई जल्दबाजी बरती गई? ये सवाल ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत गलत प्रशासन ने चुना था। शाम का टाइम था, थोड़ी देर बाद अंधेरा होना ही था। उस चक्कर में मैं छोड़ो, ये तमाम फोर्स घायल है पूरी। न फोर्स को लाठी चार्ज के ऑर्डर मिले, ना फायरिंग के ऑर्डर मिले, ना कुछ हुआ। तो यही रहा कि मतलब कुछ वो नहीं था, क्योंकि अचानक कार्रवाई, मतलब इन्होंने पहले वहाँ पे देखना ज़्यादा, माहौल देखना चाहिए था, क्या था, क्या है, क्या नहीं है। लाइव रिपोर्ट लेते, जितनी ऊंची बिल्डिंगें थी वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात होनी चाहिए थी। मतलब लोगों के वो वहाँ के जो लोग थे उनको अपने संग मिला करके कुछ कार्रवाई इस प्रकार की होनी चाहिए थी कि वहाँ के लोग थोड़ा शांत रहते हैं। आनंद फानंद में हुआ, हालांकि लंबे समय से चल रहा था ये। तोड़ना लोगों में आक्रोश था कि मस्जिद टूट रही है। उसी में लोग भड़के वहाँ पे। इसको आप पुष्ट करिएगा कि ये जो कार्रवाई हुई वो दोपहर बाद हुई है। इसके अलावा जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं लगभग दोपहर बाद ही हुई हैं। कारण ये होता है कि नगर निगम की टीमें जो है लगभग 1-2 बजे तक कूड़ा हटाने का काम करती हैं। हमारे संसाधन जेसीबी, कूड़ा गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, हमारे कर्मचारी सब कूड़ा हटाने में लगे रहते हैं। तो नगर निगम की एनक्रोचमेंट ड्राइव जो होती है वो लगभग दोपहर बाद ही होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये समय गलत चुना गया था। अब वापसी के दौरान अंधेरा हो जाना, उसका लाभ उठाते हुए अराजकता उत्पन्न करना और इस प्रकार से हमला करना, यह एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन जहाँ तक समय की बात है तो मुझे लगता है कि हमारी तो लगातार कार्रवाइयाँ दोपहर बाद ही हुई हैं। इसके जितने बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड हमने कब्जे किए हैं सब में दोपहर बाद कार्रवाइयाँ हुई हैं। आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से पुष्टि कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, और जब हमें पुलिस प्रशासन सहयोग मिला तो हमने अपनी कार्रवाई करी, और इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता उतना ज़्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज़्यादा हल्द्वानी में और ज़्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती। क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था, और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो ये हम लोगों का असेसमेंट रहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा समय देते तो उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलता। मैंने एविडेंस के साथ आपको बताया कि 30 तारीख से 8 तारीख के बीच में कितना प्रिपरेशन किया गया है। तो अगर हम और समय देते तो ये ज़्यादा हो सकता था। तो ये निर्णय सही था कि ज़्यादा समय ना दिया जाए, जितना जल्दी, जितना आसानी से स्मूथली इस एक्शन को किया जा सकता है उतना किया जाए। हल्द्वानी को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। पुलिस, निगम और मीडिया अपने काम में व्यस्त हैं, और साथ ही कई सारी चोटों से उबरने से भी। प्रशासन ने लल्लन टॉप से कहा कि वो अतिक्रमण हटाने की अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले किसी हिंसा का शमन होना ज़रूरी है ताकि लोकतंत्र स्थापित हो सके।